जय हिंद। नमस्कार साथियों, मैं विनोद मीणा आपके अपने YouTube चैनल मिशन पाठशाला पर आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं। आई होप आप सभी अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। साथियों, हम राजस्थान ज्योग्राफी पढ़ रहे थे, ज्योग्राफी का सेकंड चैप्टर, जिसमें हमने पश्चिमी प्रदेश और अरावली प्रदेश कंप्लीट कर लिया है। आज हम पढ़ने वाले हैं पूर्वी राजस्थान और हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, तो सबसे पहले पढ़ने वाले हैं पूर्वी प्रदेश। नंबर 3, पूर्वी राजस्थान। पूर्वी राजस्थान, ठीक है। सबसे पहले इसमें क्या पढ़ने वाले हैं कि ये है जो सबसे पहले पश्चिमी राजस्थान, उसके बाद अरावली, अरावली के बाद पूर्वी राजस्थान, फिर हाड़ौती। चार भागों में अपना राजस्थान बटा हुआ है। ठीक है, अरावली के बाद जो पूर्वी राजस्थान है, ये 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा से लेकर 50 सेंटीमीटर। मैंने आपको बताया था कि अरावली का जो पश्चिमी भाग है वो क्या है, 50 सेंटीमीटर वर्षा रेखा। तो अरावली के सॉरी पूर्वी भाग है, अरावली के पूर्वी भाग पर क्या है, 50 सेंटीमीटर। और जो हाड़ौती का पश्चिमी भाग है वहां पर क्या है, 75 सेंटीमीटर वर्षा रेखा है। तो हम बोल सकते हैं यह प्रदेश, यह प्रदेश 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर समरेखा, 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा, समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है, रेखा के मध्य स्थित है, मध्य स्थित है। ठीक है, कि ये जो प्रदेश है 50 सेंटीमीटर से 75 सेंटीमीटर समवर्षा रेखा के मध्य स्थित है। इसके बाद लिखने वाले हैं यहां पर गंगा यमुना, गंगा यमुना की सहायक नदियां द्वारा, यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग, सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग, नदियों द्वारा निर्मित भाग, निर्मित भाग है। ये जो पूर्वी राजस्थान है, ये गंगा यमुना की सहायक नदियों द्वारा निर्मित भाग है। ठीक है, इसके बाद यहां पर मृदा कैसी पाई जाती है, मृदा, मृदा जलोढ़, जलोढ़ मृदा पाई जाती है। ठीक है, जलोढ़ मृदा के अलावा ये सर्वाधिक उपजाऊ, सर्वाधिक उपजाऊ भाग है, उपजाऊ, उपजाऊ यहां पर लगेगा ये, उपजाऊ भाग। ठीक है, सर्वाधिक जनघनत्व वाला, सर्वाधिक जनघनत्व वाला भाग, जनघनत्व, जनघनत्व वाला भाग, वाला भाग। ठीक है, यहां तक इसको नोट कर लो। आगे चलते हैं। जो पूर्वी राजस्थान है उसको कितने भागों में बांटा गया है। जिस प्रकार से अरावली को 3 भागों में बांटा गया था, उत्तरी अरावली, मध्य अरावली और दक्षिणी अरावली, उसी प्रकार पूर्वी राजस्थान को 3 भागों में बांटा गया है। कितने में, 3 भागों में, 3 भागों में विभाजित किया गया है या बांटा गया है, बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो, सबसे पहले आता है चंबल बाण गंगा। कौन सा आता है, चंबल बाण गंगा, है ना। बनास बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, फिर चंबल बेसिन,
चंबल बेसिन। इसके बाद आता है नंबर थर्ड माही बेसिन। माही माही बेसिन। ठीक है। पूर्वी राजस्थान को तीन भागों में बांटा गया है, बनास बाणगंगा बेसिन, चंबल बेसिन और माही बेसिन। फिर सबसे पहले बात करते हैं हम कौन से, बनास बेसिन की। सबसे पहला बनास बेसिन। बनास बेसिन। बनास बेसिन, इसको इसको दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया, बांटा गया है। जो बनास बेसिन है इसको दो भागों में बांटा गया है। कौन कौन से भाग हैं? एक तो मेवाड़ का मैदान, नंबर फर्स्ट मेवाड़ का मैदान, और नंबर सेकंड कौन सा है, मालपुरा का मैदान। मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान। ठीक है, ये नोट करो। आगे चलते हैं, अब मेवाड़ के मैदान और मालपुरा करौली के मैदान को विस्तृत पढ़ते हैं। ये किसके भाग हैं? बनास बेसिन के। बनास बेसिन के अंतर्गत आता है मेवाड़ का मैदान और मालपुरा करौली का मैदान। ठीक है, तो सबसे पहले इनमें पढ़ेंगे कौन सा, मेवाड़ का मैदान। सबसे पहले मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान। मेवाड़ का मैदान, इसका विस्तार कौन से जिलों में? विस्तार, आपको पता है कि मेवाड़ कौन से क्षेत्र को कहा जाता है? मेवाड़ कहा जाता है, जैसे ये राजसमंद उदयपुर ये है ना, इनको बोला जाता है मेवाड़, जो आपने पहले भी सुन रखा होगा। राजसमंद, राजसमंद के अलावा चित्तौड़, चित्तौड़, चित्तौड़ के अलावा भीलवाड़ा, भीलवाड़ा, और भीलवाड़ा का नया जिला बनने के बाद शाहपुरा। ठीक है, यहां तक ये चार जिलों में है जो राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, इनमें इसका मेवाड़ के मैदान का विस्तार है। ठीक है, इसमें एक है खेराड़ क्षेत्र। खेराड़, खेराड़ क्षेत्र, खेराड़ क्षेत्र। खेराड़ क्षेत्र किसको बोला जाता है? जहाजपुर तहसील के आसपास, जहाजपुर, जहाजपुर तहसील, जहाजपुर तहसील, तहसील जो कहां पर है? भीलवाड़ा में। भीलवाड़ा के आसपास के क्षेत्र को, के आसपास के क्षेत्र को, आसपास के क्षेत्र को, क्षेत्र को खेराड़ प्रदेश कहते हैं। खेराड़ प्रदेश कहते हैं। ठीक है, ये आपको ध्यान में रखना है। इसकी औसत ऊंचाई पूछ ले कि इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई है 280 से, 280 से 500 मीटर, 500 मीटर। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है, इसको नोट कर लो एक बार। मेवाड़ का मैदान होगा विस्तार राजसमंद, चित्तौड़गढ़, भीलवाड़ा, शाहपुरा, खेराड़ क्षेत्र। ये क्षेत्र इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है। जहाजपुर तहसील है भीलवाड़ा के अंदर, उसके आसपास के क्षेत्र को खेराड़ प्रदेश कहते हैं। समुद्र तल से इसकी औसत ऊंचाई कितनी है? 280 से 500 मीटर। इसको नोट करो। उसके बाद पढ़ने वाले हैं मालपुरा करौली का मैदान। अब देखते हैं मालपुरा करौली का मैदान।
नंबर 2, मालपुरा, मालपुरा करौली का मैदान, करौली का मैदान। तो मालपुरा करौली का मैदान, इसका विस्तार कहां पर है? विस्तार नाम से ही प्रतीत हो रहा है, मालपुरा करौली का मैदान कहाँ हो सकता है? केकड़ी, टोंक और सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर। माधोपुर, ठीक है। केकड़ी, टोंक, सवाई माधोपुर, इसका औसत सॉरी क्या बोल दिया मैंने, इसका जो सवाई माधोपुर, टोंक और केकड़ी है, इसमें एक प्रदेश आता है मालखेराड़, माल खेराड़। माल खेराड़ किसको कहते हैं? जो टोंक के आसपास का क्षेत्र है, टोंक के आसपास के क्षेत्र को, आस पास के क्षेत्र को, के क्षेत्र को क्या कहते हैं? माल खेराड़। समुद्र तल से औसत ऊंचाई, समुद्र तल से औसत ऊंचाई, औसत ऊंचाई उसकी तो कितनी थी? 280 से 500, इसकी है 280, 80 मीटर से 500 मीटर, सॉरी 400 मीटर। उसकी थी 500, इसकी है 400 मीटर, ठीक है। माल खेराड़ ये इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में आ सकता है। माल खेराड़ क्षेत्र किसके कहते हैं? टोंक के आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्या कहते हैं? माल खेराड़। इसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई 280 से 400 मीटर। जो मेवाड़ का मैदान था, मेवाड़ का बेसिन, उसकी समुद्र तल से औसत ऊंचाई कितनी थी? 280 से 500 मीटर। उसमें कौन कौन से क्षेत्र आते थे? जैसे चित्तौड़ हो गया, शाहपुरा हो गया, राजसमंद हो गया, आदि क्षेत्र उसके आसपास के क्षेत्र आते थे। इसको भी नोट कर लो। यहीं पर इसी के साथ जो बनास बाणगंगा बेसिन था, उसी के अंदर है क्या? बाणगंगा बेसिन, बाण गंगा बेसिन। आपको ऐसे कोई सीरीज वाइज याद नहीं रखनी कि ये इसका भाग है, ये इसका भाग है। आपके ऑब्जेक्टिव टाइप क्वेश्चन आएंगे, कहीं से भी सवाल आ जाए, चेप देना है आपको। बाणगंगा बेसिन, बाणगंगा बेसिन, इसका विस्तार कहां से कहां तक है? विस्तार जयपुर, जयपुर ग्रामीण, जयपुर ग्रामीण हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, कोटपुतली बहरोड हो गया, बहरोड हो गया। इसके बाद अलवर, अलवर, भरतपुर, भरतपुर और दौसा, और दौसा आदि, ठीक है। इसमें सिर्फ इतना पूछा जा सकता है कि बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत कौन से जिले आते हैं या कौन सा क्षेत्र आता है, ठीक है। तो बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत जयपुर ग्रामीण, कोटपुतली बहरोड, अलवर, दौसा, भरतपुर, ये क्षेत्र किसके अंतर्गत आते हैं? बाणगंगा बेसिन के अंतर्गत। इसको भी नोट कर लो इसके साथ साथ। इसके बाद आता है चंबल बेसिन। कौन सा बेसिन? चंबल बेसिन, सेकंड नंबर, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन को आपको पता है कि कौन से क्षेत्र हो सकता है चंबल बेसिन का? जिधर से चंबल नदी का प्रवाहित क्षेत्र है, वही चंबल बेसिन के अंतर्गत आता है। सेकंड नंबर देखो, चंबल बेसिन, चंबल बेसिन। चंबल बेसिन में क्या है साथियों? इस क्षेत्र में, लिखो, इस क्षेत्र में चंबल तथा उसकी सहायक नदी, चंबल तथा उसकी सहायक नदी, उसकी सहायक नदियों का जल आता है,
सहायक नदियों का जल आता है, का जल आता है, आता है, जिससे जिससे अवनाली का अपर्दन होता है। अवनाली का अपर्दन होता है, अपर्दन होता है। ठीक है, ये बात आपको ध्यान रखनी है। इस क्षेत्र में चंबल तथा उसकी सहायक नदियों का जल आता है, जिससे अवनाली का अपर्दन होता है। ठीक है, इसके बाद आता है कि जो ये अवनाली का अपर्दन होता है, इसका क्या दुष्परिणाम है। इसका है कि जो उत्खात भूमि है, जिसको क्या कहते हैं, बेडलैंड टोपोग्राफी, जिसके परिणाम स्वरूप, लिखो यहां पर, जिसके परिणाम स्वरूप, परिणाम स्वरूप, जिसके परिणाम स्वरूप भूमि उत्खात हो जाती है, उत्खात हो जाती है। उत्खात का मतलब BAND, बैंडलैंड टोपोग्राफी, टोपोग्राफी उत्खात हो जाती है, हो जाती है, जो कृषि योग्य नहीं है, जो कृषि योग्य नहीं है, कृषि योग्य नहीं है, नॉट एबल फॉर एग्रीकल्चर। ठीक है, कृषि योग्य नहीं है। ये बात आपको ध्यान रखनी है। चंबल बेसिन के अंतर्गत इसकी सहायक नदियां जल लाती हैं, जिसके परिणाम स्वरूप उत्खात हो जाता है, अवनाली का अपर्दन होता है, फिर उत्खात भूमि हो जाती है जो कृषि योग्य नहीं है। मुख्य बात यह है यहाँ की कि ये कृषि योग्य नहीं है। ठीक है, यहां तक नोट करो। इसके बाद आपने चंबल बेसिन के अंदर एक नाम सुना होगा, डांगलैंड, कि डांगलैंड किसको कहते हैं, वो भी हम पढ़ने वाले हैं। डांगलैंड साथियों आपको बता दूं, करौली के पठार में, जो करौली का मैदान है, पठार है, इसमें जो अनियमित पहाड़ियां हैं, उसको ही क्या कहा जाता है, डांगलैंड। लैंड मतलब होता है क्षेत्र, डांग मतलब करौली की डांग। ठीक है, डांग लैंड, ठीक है, डांगलैंड। इस क्षेत्र में, किसमें, इस क्षेत्र में, या फिर करौली के पठार में, ऐसे लिख सकते हैं, करौली के पठार में अनियमित पहाड़ियों को, अनियमित पहाड़ियों को, पहाड़ियों को डांग लैंड कहते हैं, डांग लैंड कहते हैं, डांग लैंड कहते हैं। ठीक है, इसके बाद चंबल नदी गार्ज का निर्माण करती है, चंबल नदी गार्ज का निर्माण करती है, गार्ज का निर्माण करती है, निर्माण करती है। आपको बता दूं साथियों, गार्ज क्या होता है। गार्ज होता है साथियों जब अवनाली का अपर्दन का गहरा रूप, गहरा गड्ढा, जिसको बोलते हैं अपने लोकल लैंग्वेज में नड़ा, बहुत ऊंडा गड्ढा हो जाता है, उसको क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। अपर्दन की गहरी अवस्था, अपर्दन की गहरी अवस्था, गहरी अवस्था। ठीक है, यहां तक क्लियर। फिर है चंबल नदी, चंबल नदी कोटा से यमुना नदी तक, जो कोटा है, कोटा जिला, कोटा से यमुना नदी तक, यमुना नदी तक, नदी तक लगभग 480,
लगभग 480 वर्ग किलोमीटर क्षेत्र में बीहड़ का निर्माण करती है। बीहड़ का निर्माण करती है का निर्माण करती है। ये आपको ध्यान रखना है। क्या है साथियों, डांगलैंड करौली के पठार में अनियमित जो पहाड़ियां हैं, यानी कि ऊंची नीचे डरावनी जगह है, उसको क्या बोलते हैं, डांगलैंड। चंबल नदी गार्ज का निर्माण करती है। गार्ज क्या होता है, अपर्दन की गहरी अवस्था, जिधर से ज्यादा पानी बह गया हो उसको क्या बोलते हैं, गार्ज बोलते हैं। चंबल नदी कोटा से यमुना नदी तक, जो राजस्थान का कोटा जिला है, हाड़ौती संभाग का कोटा जिला है, वहां से लेकर यमुना नदी तक, उत्तर प्रदेश में है यमुना नदी, वहां तक जो क्षेत्र है लगभग 480 वर्ग किलोमीटर का क्षेत्र है, इसमें बीहड़ का निर्माण करती है। ठीक है, ये नोट करो। इसके बाद आता है तीसरा और अंतिम बेसिन, जिसका नाम है माही बेसिन। ठीक है, माही बेसिन के बारे में आपने सुना होगा। माही नदी दक्षिणी राजस्थान के अंदर प्रभावित होती है, तो वहीं पर माही बेसिन पाया जाता है। ठीक है, एक दूसरे चीजों को आपको रिलेट करते हुए पढ़ना है। आपको ये नहीं सोचना कि माही बेसिन फिर कहाँ होगा। यदि आपसे जिलों से संबंधित क्वेश्चन पूछ ले कि माही बेसिन किन जिलों में पाया जाता है, ठीक है, तो साथियों अब पढ़ेंगे माही बेसिन। नंबर 3, माही बेसिन। माही बेसिन, माही बेसिन। ठीक है, माही बेसिन के बारे में आप क्या जानते हैं कि यहां पर इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में सर्वाधिक महुआ के वृक्ष, सर्वाधिक महुआ, जो एग्जाम की विषय से इंपॉर्टेंट वही फैक्ट लिखा रहा हूं मैं। इस क्षेत्र में सर्वाधिक महुआ के वृक्ष पाए जाने की वजह से, या फिर पाए जाते हैं, इसलिए इसलिए प्राचीन समय में प्राचीन समय में इस क्षेत्र को इस क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र पुष्प क्षेत्र कहते थे। पुष्प क्षेत्र या पुष्प प्रदेश कहते थे कहते थे। ठीक है, यहां तक क्लियर। इस क्षेत्र में सर्वाधिक महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए प्राचीन समय में इस क्षेत्र को पुष्प क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, माही बेसिन में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इस बेसिन में, कौन सा बेसिन में, माही बेसिन में, इस बेसिन में लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। मिट्टी पाई जाती है पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र में इस क्षेत्र में या इस बेसिन में इस क्षेत्र में, इसको बेसिन ही लिख देता हूं। इस बेसिन में इस बेसिन में सर्वाधिक सर्वाधिक स्थानांतरित कृषि स्थानांतरित स्थानांतरित कृषि की जाती है। कृषि की जाती है। अब आपको बता दूं साथियों, स्थानांतरित कृषि क्या होती है। आदिवासियों के द्वारा जंगल को काटकर या जलाकर या भूमि को खाली करके, साफ करके एक जगह पर 2 से 3 वर्ष जो कृषि की जाती है उसको स्थानांतरित कृषि कहते हैं। वो एक जगह पर कृषि नहीं करते हैं जैसे अपन करते हैं, जो अपनी भूमि होती है वहीं पर, ऐसा नहीं करते वो, यानी कि 2-3 साल के अंदर चेंज करते रहते हैं, इसलिए उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। एक जगह नहीं रुकते हैं वो। स्थानांतरित कृषि क्या है, स्थानांतरित कृषि, स्थानांतरित कृषि।
स्थानांतरित कृषि में आपको क्या देखना है, देखो, आदिवासियों के द्वारा, आदिवासियों के द्वारा जंगल को काटकर, काटकर, जलाकर या खाली करके, या खाली करके, खाली करके जो कृषि की जाती है, करके 2-3 वर्ष, दो या तीन, 2 या 3 वर्ष के लिए जो कृषि की जाती है, लिए जो कृषि की जाती है, जो कृषि की जाती है, उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि। ठीक है, एक बार नोट कर लो इसको, कि इस क्षेत्र में सर्वाधिक महुआ के वृक्ष पाए जाते हैं, इसलिए इस क्षेत्र को प्राचीन काल में क्या कहा जाता था, पुष्प क्षेत्र कहा जाता था। ठीक है, इस क्षेत्र में सर्वाधिक लाल लोमी मिट्टी पाई जाती है। इसके अलावा इस क्षेत्र के अंदर जो माई बेसिन है, इसमें स्थानांतरित कृषि सर्वाधिक की जाती है। स्थानांतरित कृषि क्या होती है, आदिवासियों द्वारा जंगल को काटकर या जलाकर या उसको खाली करके 2 या 3 वर्ष के लिए जो कृषि की जाती है, उसको क्या कहते हैं, स्थानांतरित कृषि कहते हैं। यही इसके अंदर इंपॉर्टेंट है। क्लियर, इसको नोट कर लो। इसके बाद बात करते हैं साथियों, अपना अंतिम भौतिक प्रदेश कौन सा है, दक्षिणी पूर्वी। दक्षिणी पूर्वी बोल दो या फिर हाड़ौती बोल दो, एक ही बात है। अब हम बात करेंगे हाड़ौती प्रदेश के बारे में। आपको पता होगा चाहिए, इसको दक्षिणी पूर्वी भी बोल सकते हैं, क्योंकि ये राजस्थान की दक्षिण पूर्वी दिशा में स्थित है। और इसको हाड़ौती भी बोल देते हैं, क्योंकि यहाँ पर हाड़ा राजवंश का शासन था, इसलिए इसको हाड़ौती भी बोल देते हैं। कुछ ही देर में अपना ये चैप्टर कंप्लीट होने वाला है। जैसे ही हम हाड़ौती को कंप्लीट कर लेंगे, अपना चैप्टर भी कंप्लीट हो जाएगा। अंतिम 4, दक्षिण पूर्वी भौतिक, दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, राजस्थान या फिर हाड़ौती, हाड़ौती, हाड़ौती प्रदेश। ठीक है, ये आपको समझना है। हाड़ौती प्रदेश है, सबसे पहले बात करेंगे इसका ढाल किधर है। इस प्रदेश का ढाल दक्षिण से उत्तर की ओर, नीचे से ऊपर की ओर, दक्षिण से उत्तर की ओर, उत्तर की ओर। ठीक है, क्लियर। इसके बाद ये इसका ढाल हो गया। इसके बाद देखो, यह क्षेत्र है जो, यह प्रदेश, यह प्रदेश ज्वालामुखी क्रिया से, ज्वालामुखी, ज्वालामुखी द्वारा निर्मित है, द्वारा निर्मित होने के कारण, निर्मित होने के कारण, होने के कारण यहाँ मध्यम काली मिट्टी पाई जाती है। मध्यम काली मिट्टी, काली मिट्टी पाई जाती है, पाई जाती है, जो कपास, जो कपास तथा सोयाबीन के लिए, सोयाबीन के लिए उपयोगी है, उपयोगी है। यहां तक क्लियर। इसके बाद जो अपना ये प्रदेश है दक्षिणी पूर्वी राजस्थान, इसके अंदर, इस प्रदेश में, इस प्रदेश को अस्पष्ट,
अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। अस्पष्ट अधर अधर प्रवाह क्षेत्र कहा जाता है। क्षेत्र कहा जाता है। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र क्या होता है? इसमें जो प्रवाह क्षेत्र है वो अस्पष्ट, किधर से भी नाले नदियां आ जाते हैं, उनका कोई प्रवाह क्षेत्र नहीं है। अस्पष्ट अधर प्रवाह क्षेत्र आपको ध्यान में रखना है, ठीक है? यहां तक नोट कर लो। एक बात और लिख लो छोटी सी। इसमें इसमें कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़, बारा, झालावाड़, झालावाड़, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा, चित्तौड़, चित्तौड़ का क्षेत्र आता है। का क्षेत्र सम्मिलित है। क्षेत्र सम्मिलित है। सम्मिलित है। अब आप बोलोगे कि हाड़ौती के अंदर तो कोटा, बूंदी, बारा, झालावाड़ चार जिले ही आते हैं, तो सवाई माधोपुर, भीलवाड़ा और चित्तौड़ कहां से आ गए? तो साथियों, सवाई माधोपुर का थोड़ा सा क्षेत्र निचला, बोले तो दक्षिणी क्षेत्र है, वो आता है। भीलवाड़ा का पूर्वी क्षेत्र और चित्तौड़गढ़ का दक्षिण पूर्वी क्षेत्र आता है, वो चित्तौड़ का आता है, ठीक है? वो भी इसी के अंदर शामिल किया जाता है। यानी कि ऐसे जिलों में इसमें क्या होता है, ये जो प्रदेश बटे हुए हैं, इनमें यानी कि वो दोनों क्षेत्रों में भी आते हैं सम्मिलित। जैसे अरावली में भी आ गया, पूर्वी में भी आ गया, कुछ क्षेत्र पूर्वी में भी आ गया और हाड़ौती में भी आ गया, ऐसे होते हैं कोई जिले। ये तो प्रॉपर, ये चार जिले हैं, ये तो प्रॉपर रूप से किसमें है? केवल और केवल हाड़ौती प्रदेश में, ठीक है? इसको इसको भी नोट कर लो, इस लाइन को। इसके बाद चलते हैं साथियों, हाड़ौती जो प्रदेश है इसको कितने भागों में बांटा गया है? हाड़ौती प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। हाड़ौती प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। दो भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, ठीक है? ये आपको ध्यान रखना है। हाड़ौती प्रदेश को दो भागों में बांटा गया है। वह दो भाग कौन कौन से हैं? सबसे पहला विंध्यन कगार क्षेत्र, विंध्यन विंध्यन कगार भूमि, कगार भूमि। और सेकंड है अपना दक्कन का पठार, दक्कन का पठार, ठीक है? विंध्यन कगार भूमि है, इसके अंदर कौन कौन से आते हैं? सबसे पहला अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्ध चंद्राकार पहाड़ी, पहाड़ी, ठीक है? नंबर दो पर आता है नदी निर्मित क्षेत्र, नदी निर्मित क्षेत्र, निर्मित क्षेत्र। और नंबर थर्ड पर कौन सा आता है? शाहाबाद क्षेत्र, शाहाबाद क्षेत्र, जो कहां पर है? बारा में, ठीक है? यहां पर क्या आता है? डंग गंगधर प्रदेश, डग गंगधर प्रदेश, डंग गंगधर, इसको दो बार लिखता हूं, गंगधर, गंगधर प्रदेश या क्षेत्र, प्रदेश। और सेकंड आता है झालावाड़ का पठार,
झालावाड़, पठार। ठीक है, ये दो बातें आपको ध्यान रखनी है कि जो हाड़ौती का प्रदेश इसको दो भागों में बांटा गया है। पहला कौन सा, विंध्यन कगार भूमि, दूसरा दक्कन का पठार। विंध्यन कगार भूमि के अंतर्गत आते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी, नदी निर्मित क्षेत्र और शाहबाद क्षेत्र। और जो दक्कन का पठार है इसमें डंग गंगधर प्रदेश, आपने नाम सुना होगा, और झालावाड़ का पठार, ये आते हैं। इसको नोट करो एक बार, फिर आगे बातें करते हैं इनके बारे में। आगे चलते हैं। जो ये विंध्यन कगार भूमि है इसमें कौन कौन से क्षेत्र आते हैं। विंध्यन कगार भूमि, इसमें क्षेत्र आते हैं सवाई माधोपुर, सवाई माधोपुर, माधोपुर, करौली और धौलपुर, करौली और नंबर थर्ड धौलपुर। ये किस में आता है, विंध्यन कगार भूमि। अब विंध्यन कगार भूमि को तीन भागों में बांटा गया था। सबसे पहला कौन सा था, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। ठीक है, अब वो लिखते हैं अर्धचंद्राकार पहाड़ी। फर्स्ट, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी, अर्धचंद्राकार पहाड़ी। ठीक है, अर्धचंद्राकार पहाड़ी में सबसे पहले आती है कुंडला की पहाड़ी, सबसे पहले आती है कुंडला की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, कुंडला की पहाड़ी, पहाड़ी नंबर दो मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी हो गई। फिर है चांद बावड़ी, चांदवाड़ी, 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 चांदवाड़ी जो कहां पर है, झालावाड़ में, झालावाड़ में, जिसकी ऊंचाई कितनी है, 517 मीटर, 517 मीटर। ठीक है, ये यहां तक क्लियर। इसके बाद है रामगढ़ की पहाड़ी। ये कैसे हैं, इस प्रकार से ये, इनको अर्धचंद्राकार क्यों बोला जाता है, ये इस आकृति में है लगभग। जैसे ये यहां तक तो हो गई, ये तो हो गई ये, फिर इसके बाद ये हो गई ये, इसके बाद ये हो गई ये, और इसके बाद बची हुई ये हो गई। ठीक है, ठीक है। और यहां पर है एक कौन सी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी, रामगढ़ की पहाड़ी जो कहां पर है, बारां में। जो अभी प्रथम हेरिटेज स्थल, भारत का, भारत का फर्स्ट जियो हेरिटेज, जियो हेरिटेज, हेरिटेज आकृति, ये अलग हो गया कि ये भारत का प्रथम हेरिटेज स्थल है। ये अलग है, इसकी आकृति कैसी है, घोड़े की नाल जैसी, घोड़े की नाल, घोड़े की नाल जैसी। ये समझ में आए, यहां तक ये नोट कर लो। इसको मंडा लेना, सॉरी इसको बना लेना ऐसे, ये आकृति बना लेनी। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, अर्धचंद्राकार। ये इस आकृति में है। ठीक है, इसको बना लो। इनकी मैंने जगह नहीं बताई है कि ये कुंडला की पहाड़ी कहां पर है। कुंडला की पहाड़ी है कोटा में। ठीक है, और ये कहाँ है, कोटा प्लस झालावाड़, कोटा प्लस झालावाड़, झालावाड़। ठीक है, कौन, मुकुंदरा की पहाड़ी, चांदवाड़ी हो गई। ठीक है, इनको भी लिखो जल्दी कि ये कोटा में, ये कोटा झालावाड़ में। अब आगे चलते हैं साथियों। आगे कौन सा, अर्धचंद्राकार पहाड़ी हो गई। इसके बाद आता है कौन सा अपना, जो नदी निर्मित क्षेत्र है। अब इनमें कुछ नहीं है, बस थोड़ा थोड़ा है। 5 मिनट में अपनी क्लास खत्म हो रही है। ठीक है, नंबर दो, नदी निर्मित, निर्मित क्षेत्र। नदी निर्मित क्षेत्र क्या होता है साथियों, इसमें चंबल तथा इसकी सहायक नदी, इसमें चंबल तथा इसकी सहायक नदी, इसकी सहायक नदी आती है, सहायक नदी आती है। ठीक है, ये आपको नोट कर लेना।
नंबर थर्ड पर क्या आता है? अपना शाहबाद क्षेत्र। शाहबाद क्षेत्र। शाहबाद क्षेत्र में 12 जिले की उच्च भूमि। 12 जिले की उच्च भूमि। उच्च भूमि, ये भी आपको नोट कर लेना है। हाड़ौती प्रदेश के 3 क्षेत्र करा दिए। अर्धचंद्राकार पहाड़ी, जिसमें कौन सी? कुंडला की पहाड़ी, मुकुंदरा की पहाड़ी, इसके अलावा वो एक पहाड़ी और थी, कौन सी? वो थी कौन सी जो वहां पर थी? मुकुंदरा की पहाड़ी और कुंडला की पहाड़ी। कुंडला की पहाड़ी कोटा में, और जो मुकुंदरा की पहाड़ी है वो कोटा और झालावाड़ में। तीसरी थी हाड़ौती के अंदर तीसरी एक और पहाड़ी थी ना, वो अभी बताई थी मैंने, चांदवाड़ी। चांदवाड़ी की पहाड़ी। ठीक है, उसको आप याद कर लेना अच्छे से। ये यहां तक क्लियर। अब आगे चलते हैं, इसको नोट कर लो। सेकंड आता है अपना कौन सा? कौन सा क्षेत्र? अरे बताओ कौन सा क्षेत्र था अपना? दक्कन का पठार। दक्कन के पठार को 2 भागों में बांटा गया था। कौन कौन से? डंगदर और झालावाड़। ठीक है। सेकंड, दक्कन का पठार। दक्कन का पठार। दक्कन का पठार, इसमें क्षेत्र कौन से आते हैं? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। झालावाड़। ठीक है, ये 4 क्षेत्र इसके अंदर आते हैं। इसको 2 भागों में बांटा गया है। इसको 2 भागों में, 2 भागों में बांटा गया है। बांटा गया है, इसको 2 भागों में बांटा गया है। कौन कौन से हैं वो 2 भाग? एक तो है प्रथम डग गंगधर, गंगधर क्षेत्र या प्रदेश। सेकंड है झालावाड़। झालावाड़ पठार। ठीक है, इसके अंदर क्या आता है? झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में, झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में, दक्षिण पश्चिम में समुद्र तल, समुद्र तल से 350, से 350 मीटर ऊपर उठा, ऊपर उठा भाग गगधर कहलाता है। डग गगधर कहलाता है। गंगधर कहलाता है, कहलाता है। इसके अंदर ओनली क्या आता है? झालावाड़ डिस्ट्रिक्ट। झालावाड़। मैं जल्दी इसलिए कर रहा हूं साथियों, जिस मोबाइल से ये वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है वो बंद होने वाला है, इसलिए मैं जल्दी से इसको फिनिश कर रहा हूं। ठीक है, यहां तक क्लियर? इसको नोट करो जल्दी। इसमें क्या है कि दक्कन के पठार के अंदर कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़ आता है। आपको ऐसे सीक्वेंस से याद नहीं करना, ये उसका भाग है, ये उसका भाग है। आपको कहीं से भी याद रह जाए, वैसे आपको ये याद रखना है दक्कन के पठार में क्या आता है? कोटा, बारा, बूंदी, झालावाड़। इसको 2 भागों में बांटा गया है, डंग गगधर, झालावाड़ का पठार। झालावाड़ के दक्षिण पश्चिम के भाग में जो समुद्र तल से 350 मीटर ऊपर उठा हुआ भाग है, उसको क्या बोलते हैं? डग गगधर क्षेत्र। और जो झालावाड़ का पठार है वो किसमें है? झालावाड़ जिले में। ठीक है, अब इसके बाद साथियों, जिसने नोट नहीं किया वो जल्दी नोट कर ले। अब जहां से क्वेश्चन बनता है ना साथियों, वो अब लिखाने वाला हूं मैं अंतिम 5 मिनट में। हो सकता है आपको क्वेश्चन यहीं से मिल जाए इन अंतिम 5 मिनट में से। 5 मिनट भी नहीं लगेंगे, मात्र 2 मिनट के अंदर आपको बता देता हूं। और यहीं से आपको 101% किसी ना किसी एग्जाम के अंदर क्वेश्चन जरूर मिलेगा। ठीक है, सबसे पहले यहां पर लिखता हूं थार का मरुस्थल। थार का मरुस्थल। उसके बाद क्या आता है? अरावली। अरावली प्रदेश। उसके बाद आता है पूर्वी, पूर्वी राजस्थान। ठीक है,
उसके बाद आता है हाड़ौती। हाड़ौती, ठीक है। इसमें आपको क्या ध्यान रखना है, जैसे ये ऊपर तो क्या हो गई, भौतिक प्रदेश हो गए। इधर आपको क्या लिखना है, इधर सबसे पहले जनसंख्या। जनसंख्या, जनसंख्या, ये आपको टेबल बना लेनी है। जनसंख्या के बाद क्षेत्रफल। क्षेत्रफल, क्षेत्रफल के बाद क्या लिखना है, अवशेष। अवशेष, अवशेष, ठीक है। जनसंख्या, थार के मरुस्थल की जनसंख्या आपको कितनी मिलेगी, 40%। और इसकी अरावली की है 10% जनसंख्या। इसके अंदर 39% जनसंख्या, ठीक है। और इसके अंदर 11%। अब आता है इनका क्षेत्रफल। इसका क्षेत्रफल कितना है, थार के मरुस्थल का 61.11। 61.11 को हम जब यहां लिखते हैं तो इसको अराउंड में मान लेते हैं 61%, ठीक है। वैसे रियल होता है 61.11, लेकिन यहाँ कितना लिखेंगे, 61%, ताकि पूरा अपना प्रतिशत 100 बैठ जाए, ठीक है। 61% हो गए। अरावली प्रदेश का क्षेत्रफल कितना है, इसका क्षेत्रफल है साथियों 9%। इसका है 23% क्षेत्रफल अरावली का, और इसका है 6.89 है, लेकिन इसको क्या लिख देते हैं, 7%, ठीक है। 7% लिख देते हैं, वैसे है 6.89। तो इनको ऐसे लिख देता हूं मैं यहाँ पर 7%, इधर 6.89%, और इधर भी मैं लिख देता हूं 61%, या फिर 61.11%, ठीक है। अब ये अवशेष किसके हैं, थार का मरुस्थल किसका है, टेथिस सागर का। हम क्यों कहते हैं कि ये टेथिस सागर का अवशेष है, क्योंकि यहाँ पर व्हेल मछली के अवशेष मिले, टेथिस सागर, ठीक है। ये है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड। फिर ये कहाँ का है, पूर्वी, ये टेथिस सागर का, टेथिस सागर। और ये है गोंडवाना लैंड, गोंडवाना लैंड, ठीक है साथियों। आपको ये दिख रहा है कि यहां से क्वेश्चन आपको 101% मिलेगा, 101% किसी ना किसी एग्जाम में। जनसंख्या कितनी है, थार के मरुस्थल की 40, अरावली की 10, पूर्वी राजस्थान की 39, हाड़ौती की 11%, ठीक है। ये अगर सिंगल क्वेश्चन पूछा जाएगा तो ये डाटा पूछा जाएगा, ठीक है। ये डाटा 61.11। क्षेत्रफल, थार के मरुस्थल का सर्वाधिक क्षेत्रफल 61.11%, जनसंख्या भी इसमें सर्वाधिक निवास करती है, 1% ज्यादा है पूर्वी राजस्थान से, इसलिए सर्वाधिक जनसंख्या और सर्वाधिक क्षेत्रफल वाला प्रदेश कौन सा है, थार का मरुस्थल। फिर है अरावली प्रदेश। अरावली प्रदेश के अंदर न्यूनतम तो, सॉरी, 9% क्या है क्षेत्रफल, 10% जनसंख्या। पूर्वी राजस्थान में क्षेत्रफल 39%, 23% क्षेत्रफल और 39% जनसंख्या, ठीक है। इसमें क्षेत्रफल कम है, जनसंख्या ज्यादा है। हाड़ौती में 11% जनसंख्या, 7% इसका क्षेत्रफल है। ये टेथिस गोंडवाना, टेथिस गोंडवाना, ऐसे आपको क्रम से याद कर लेना। यहाँ तक क्लियर, यहाँ अपना भौतिक प्रदेश वाला चैप्टर कंप्लीट हो गया है। आशा करता हूँ आपको बहुत अच्छे से समझ में आया होगा। इस क्लास में मैंने थोड़ा लास्ट में स्पीड में बताया है आपको, क्योंकि ये मोबाइल बंद होने वाला है, फिर वीडियो बीच में बंद हो जाता है, उससे कोई फायदा नहीं है, दोबारा रिकॉर्ड करना पड़ता। इसलिए साथियों क्षमा चाहता हूं। आप अपने टेलीग्राम चैनल, जो भी साथी नया है वो इस टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना, मिशन पाठशाला, यही अपना टेलीग्राम है, यही अपना यूट्यूब चैनल है, ठीक है। जिस भी साथी को कुछ पूछना है तो वो इस नंबर पर व्हाट्सअप कर सकता है, 9887465720, इसके ऊपर मैसेज करे, आप कुछ ही देर में रिप्लाई मिल जाएगा। थैंक यू, जय हिंद, जय भारत। सभी साथियों तक शेयर करें, लाइक करें, अच्छा सा कमेंट करें। जय हिंद, जय भारत।